नोआखली की सर्दियों की वह शाम, 26 दिसंबर का दिन, वर्ष 1946। नोआखली के विषम भौगोलिक क्षेत्र में दो साए शाम के समय टहल रहे होते हैं। देश का राजनीतिक तापमान बड़ा ही विचलित किस्म का था। सामाजिक ताना बाना टूट रहा था। लोग आशंकाओं और विभ्रम के शिकार हो रहे थे। फिर भी एक बात लगभग तय था कि अंग्रेजों को अपने ही कारणों से भारत को छोड़ करके जाना होगा। और जो दो लोग नोआखली के उस विषम भौगोलिक क्षेत्र में शाम के समय टहल रहे थे, उनमें से एक व्यक्ति नोआखली के दलदली इलाके, झाड़ियों से पटे हुए इलाकों को देख करके कहता है, क्या यह भारत का कोई क्षेत्र है? यदि कभी भारत आजाद हुआ और मेरे पास ऐसा कोई अधिकार हुआ कि इस क्षेत्र को भारत में रखना है कि नहीं, तो मैं कहूंगा नहीं, इस क्षेत्र को मैं भारत में नहीं रखूंगा। मित्रों, मैं शिवचरण सिंह आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो वार्ता में। मैंने 26 दिसंबर 1946 की चर्चा से आज की इस वीडियो वार्ता को शुरू की है। मैंने दो सायों की चर्चा की। नोआखली से आप इस बात को तो समझ गए होंगे कि वहां मैं किस बात और किस व्यक्ति की चर्चा करने जा रहा हूं, लेकिन जो दो साये उस शाम को वहां टहल रहे थे, उनमें से गांधी नामक व्यक्ति नहीं था। इसको मैं बाद में रिवील करूंगा इस वीडियो के मध्य में और अपने इस उपसंहार में, निष्कर्ष में, कि क्यों मैंने उसकी चर्चा की। वर्तमान वीडियो विभाजन और 15 अगस्त के काले एक दुर्भाग्यपूर्ण दिवस के ऊपर जो एक मैं श्रृंखला शुरू कर चुका हूं 15 अगस्त 2023 को, उसकी आज ये दूसरी कड़ी है। कायदे से तो मुझे एक सिलसिले से चलना चाहिए था, और अगर 15 अगस्त विभाजन का दिवस है, देश की आजादी का दिन है ही नहीं, तो मुझे बात शुरू करनी चाहिए थे उस दिन से जिस दिन से विभाजन की नींव रखी गई। लेकिन मैं लौट रहा हूं कि 15 अगस्त की तारीख को माउंटबेटन ने क्यों मुकम्मल करके 5 जून 1947 को पूरी दुनिया के सामने इस बात का ऐलान कर दिया। यानी 2 दिनों के बाद, जब 3 जून को 1947 में सारे नेता, नेहरू, पटेल और कांग्रेस के और सभी वरिष्ठ नेताओं ने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि हां, इस देश को बांटना होगा, बंटना होगा और हम विभाजित भारत में ट्रांसफर ऑफ पावर लेंगे। उधर जिन्ना इत्यादि भी मान चुके थे। इस लाइट में अचानक से जो धमाका किया था माउंटबेटन ने 5 जून की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि हम 15 अगस्त को भारत को ट्रांसफर ऑफ पावर करेंगे और भारत में 2 डोमिनियन बनेगा, एक हिंदू मेजॉरिटी डोमिनियन जिसे हम इंडिया कहेंगे, और एक मुस्लिम मेजॉरिटी डोमिनियन जिसे हम पाकिस्तान कहेंगे। तो कायदे से अगर बात मैंने 31 मई से लेकर के 5 जून की थी, तो मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए जून 14, 15, 16 को या उसके बाद की घटनाओं पर। लेकिन मैं इस वार्ता को, इस श्रृंखला को एक जिगजैग तरीके से आगे बढ़ाना चाहता हूं। इसलिए मैंने बात शुरू की 26 दिसंबर 1946 को दो सायों, उनका परिचय मैं अभी नहीं दे रहा हूं, उसके उन 2 लोगों का परिचय मैं बाद में दूंगा। नोआखली में गांधी रह रहे थे, ये 2 लोग नहीं थे वहां। यानी इन 2 लोगों के नाम से नोआखली और उस समय के हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं जाने जाते हैं, तो उनका परिचय मैं बाद में दूंगा। पहले मैं बता दूं कि मैं 26 दिसंबर की बात तो कर रहा हूं, लेकिन मैं बैक जंप करके जाना चाहूंगा अप्रैल 1946 में। भारत की परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां विशेष करके कुछ इस तरह से करवट ले रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कि अंग्रेज तो इस बात को भली भांति जान गए थे कि हम अभी इस क्षमता के साथ नहीं हैं कि हम इतने बड़े देश को और वहां की शासन व्यवस्था को संभाल सके, विशेष करके तब जबकि आजाद हिंद फौज ने उनकी कमर तोड़ दी है, और भारतीय सेना में, जिसमें पूरी तरह से भारतीय सैनिक हैं और सिर्फ
कमांडिंग पोजीशन पे ब्रिटिशर्स हैं, वो पूरी तरह से विद्रोह पर आमादा हैं। ऐसे में हम भारत में शासन कदापि नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि वो चाहते नहीं थे, यद्यपि उनके देश में उनकी स्वयं की शासन व्यवस्था डगमगा रही थी, उनके सामने गरीबी और आर्थिक महामारी मुंह बाए खड़ी थी, फिर भी यदि भारत में सैनिकों का विद्रोह नहीं होता, आजाद हिंद फौज का खौफ नहीं होता और नेताजी सुभाष बोस के छुप जाने की बात अंग्रेजों ने बहुत अच्छे तरीके से नहीं जान ली होती, तो शायद वे इस बात की ओर सोच सकते थे कि चलो हम अपने रिसोर्सेज की पूर्ति भारत से लूट करके कर सकते हैं। लेकिन जब सैनिकों ने ही विद्रोह शुरू कर दिया, अपना देश संभल नहीं रहा था, तो उनके सामने जो एकमात्र विकल्प बचता था वो यही था कि भारत को छोड़ना ही होगा। लेकिन कैसे? इस तरीके से हम छोड़े कि भारत हमारा डोमिनियन बन करके रहे, आने वाले समय में हम फिर से यहां पर अपने लोगों को भेज करके ब्रिटिश सत्ता को कंटिन्यू कर सके। इसलिए उन्हें जल्दीबाजी थी ट्रांसफर ऑफ पावर की, विथ डोमिनियन स्टेटस बिटवीन टू ट्रंकेटेड पार्ट्स ऑफ द सेम सिंगल कंट्री नोन एज इंडिया। तो इस परिस्थिति में जब राजनीतिक परिस्थितियां बहुत विशेष रूप से वोलाटाइल हो चुकी थी, तो जिन दो सायों की मैं बात करता हूं, उस कहानी की ओर जाने के लिए, यानी 26 दिसंबर 1946 से को उनमें से एक व्यक्ति ऐसा क्यों कहता है कि यदि कभी मुझे ऐसा अधिकार मिला कि मैं भारत के भविष्य को तय कर सकूं, तो मैं इस क्षेत्र को तो भारत में नहीं रहने दूंगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नोआखली का वह क्षेत्र आज भारत में नहीं है। 1971 तक वह पाकिस्तान में था और 1971 के बाद वो बांग्लादेश में चला गया। अब आते हैं बैक जंप करके अप्रैल 1946 में। पॉलिटिकल सिचुएशन वॉज वोलाटाइल, जैसा मैं बता चुका हूं आपको। ऐसे में कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट होगा वही आने वाले समय में जब ट्रांसफर ऑफ पावर इफेक्ट होगा, जब कभी हो, उस समय 15 अगस्त तो सामने था नहीं। मैंने पहली श्रृंखला में बताया कि 15 अगस्त की तारीख कैसे फिगर आउट होती है और कैसे सरफेस करती है। तो उन्हें लग रहा था कि जब कभी भी अंग्रेज अपने रहमो करम पर हमारे कटोरे में ट्रांसफर ऑफ पावर का जो एक कह सकते हैं कि एक गिफ्ट रख देंगे, अवार्ड रख देंगे, रिवॉर्ड रख देंगे, उस दिन हम में से वही व्यक्ति देश का प्रीमियर प्राइम मिनिस्टर बनेगा जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट होगा अप्रैल 1946 या उस समय से लेके ऑनवर्ड तक। 1942 से लेकर के 1946 तक, 42 से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस समय सो कॉल्ड क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। सो कॉल्ड वो एक अलग एपिसोड है, हम इस श्रृंखला में उस पर भी आएंगे, वो क्योंकि वो कायदे से मैं एकदम एक बैकवर्ड क्रोनोलॉजी में भी नहीं जा रहा हूं और फॉरवर्ड क्रोनोलॉजी में भी नहीं जा रहा हूं, बल्कि मैं जिग जैग कर रहा हूं। 47 से 46, 46 से फिर 47, 47 से फिर 42 या 1940 ऐसे जा सकता हूं। इसलिए मैं अभी इस जिग जैग फैशन में अभी मैं पहुंच रहा हूं 1946 दिसंबर से अप्रैल में। तो सिचुएशन वोलाटाइल है, कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनना है और कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट बनेगा वही भारत का प्रीमियर बनेगा। और उस समय तक कांग्रेस का प्रेसिडेंट था मौलाना अबुल कलाम आजाद। कायदे से जब कांग्रेस की मीटिंग हुआ करती थी तो उसके एक वार्षिक सेशन में ही अध्यक्ष को बदला जाता था, जो प्राय पिछले समय से एक साल के बाद या उसकी एक लगभग एक तिथि तय रहती थी। लेकिन अचानक से एक सेशन बुलाया जाता है अप्रैल 1946 में, और उसके पहले भारत में 15 राज्य की समितियां हुआ करती थी, स्टेट कांग्रेस कमिटीज हुआ करती थी। उनसे कहा गया कि आपको अपने अपने राज्य से या आप हर यूनिट से आप एक अपने पसंदीदा नेता को कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में आप प्रस्तावित कर सकते हैं। तो 15 में से 12 स्टेट कमिटीज ने सरदार पटेल का नाम प्रस्तावित किया। 3 स्टेट कमिटीज ने कहा कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग एनीबडीज नेम, जिस किसी को भी हमारे शीर्ष नेता स्वीकार कर लेंगे हम उसको स्वीकार कर लेंगे। इस प्रकार से मामला आ गया पटेल वर्सेस नन, और
12 वर्सेस 3, या अगर 3 चुकी, 3 लोगों ने कहा कि हम किसी को नहीं चुनते, तो ऐसे देखा जाए तो 12 वर्सेस नन, क्योंकि कोई सामने था नहीं। 25 अप्रैल 1946 को मीटिंग बुलाई जाती है, अधिवेशन कन्वीन किया जाता है। गांधी, जो ना तो कांग्रेस के मेंबर हैं ना किसी पद पर हैं, वो अचानक से टपक पड़ते हैं एक मार्गदर्शक के रूप में, इनोसेंट विजिटर के रूप में। लेकिन उस व्यक्ति के मन में क्या साजिश चल रही है यह कोई नहीं जानता। किस तरह का प्रिपरेशन करके वो व्यक्ति सामने आया है यह किसी को नहीं पता है। पता है स्वयं गांधी को और उसके एक कॉन्फिदांते को, जिसका नाम है आचार्य कृपलानी, जेबी कृपलानी। अब बात आती है कि भाई अध्यक्ष पद के लिए जो नामों के प्रस्ताव आए हैं, वो स्टेट कमिटीज ने तो सिर्फ और सिर्फ पटेल का नाम प्रस्तावित किया है, जिसमें लगभग 15 में से 12, ये तो अपने आप में एक ओवरवेलमिंग मेजोरिटी है। तो अब सवाल है कि कोई और किसी का नाम प्रस्तावित करेगा। तो इस बीच में जेबी कृपलानी, जिन्होंने स्वयं अपना नाम आगे रखा था, लेकिन गांधी के इशारे पर वो अपना नाम वापस ले लेते हैं और अपने जेब से एक पर्चा निकाल करके वो नेहरू का नाम प्रस्तावित करते हैं। लेकिन जब नेहरू के नाम का प्रस्ताव होता है तो सन्नाटा छा जाता है और कोई भी नेहरू के पक्ष में नहीं होता है। गांधी कहते हैं कि जवाहर, किसी ने भी तुम्हारा नाम नहीं लिया, क्या कहते हो? जैसे एक बच्चा रूठने की एक्टिंग करता है, जवाहरलाल नेहरू अपना चेहरा फिरा लेते हैं गांधी से अलग। गांधी, जो बहुत ही इनोसेंट बन करके आया था उस मीटिंग में, उसने आंखों ही आंखों में जेबी कृपलानी को इशारा किया। जेबी कृपलानी, जो अपने जेब में पहले से ही 2 पर्चे रखे होते हैं, एक पर्चे में नेहरू का नाम प्रस्तावित होता है और दूसरे पर्चे में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से लिखा हुआ एक, कह सकते हैं कि एक एफिडेविट किस्म का एक डिक्लेरेशन होता है, जिसमें लिखा होता है कि मैं सरदार पटेल स्वेच्छा से अध्यक्ष पद के उम्मीदवारी से अपने नाम को वापस लेता हूं। अच्छा, ये बताइए भाई, ये सरदार पटेल ने कब जेबी कृपलानी की जेब में डाल दिया? जेबी कृपलानी अगर आवाज थे, जेबी कृपलानी अगर हाथ से कुछ लिखते थे, तो लिखवाने वाला गांधी था। जेबी कृपलानी अगर कुछ पढ़ करके बोलते थे तो उसके पीछे की मंशा गांधी था। तो जेबी कृपलानी ने जब वो पर्चा निकाला तो उस गांधी के इनोसेंस को, कि वो बड़े निर्दोष व्यक्ति थे, उन्हें कुछ पता नहीं था कि मीटिंग में क्या होना है, वे तो अचानक से आधमके थे ना, ऐसी बात थी ना? नहीं। तो अगर ऐसी बात थी तो जेबी कृपलानी के पॉकेट में पर्चा क्यों रखा गया था? कृपलानी बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। बाद में उन्होंने इस बात को पूरे डिटेल में अपनी किताब में लिखा और बहुत स्पष्ट तरीके से सब बातों को कहा। लेकिन जब इस पर्चे की हम बात कर रहे हैं तो इस पर्चे को बड़े ही बखूबी तरीके से जेबी कृपलानी के जेब में किसी ने रखवाया था, जो इनोसेंट नहीं था, बहुत ही कनिंग था, कॉन्स्पायरिंग था, और इट वॉज गांधीज कॉन्स्पिरेसी। और इस प्रकार से पहली बार जब सरदार पटेल के सामने वो डिक्लेरेशन जाता है तो सरदार पटेल मना कर देते हैं। लेकिन एक बार फिर गांधी जो है जेबी कृपलानी को इशारा करते हैं कि पटेल के सामने उस पर्चा को रखा जाए, और पटेल जब गांधी को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि यद्यपि पूरा देश चाहता है कि मैं ही प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनूं, मैं ही कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनूं, लेकिन गांधी नहीं चाहते, नेहरू नहीं चाहता, तो फिर मुझे इनका सम्मान करते हुए अपना नाम वापस लेना चाहिए। और इस प्रकार से अबुल कलाम आजाद की जगह नेहरू को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। बाद में अबुल कलाम आजाद ने अपनी शिकायत दर्ज की थी गांधी के साथ और कहा था कि बापू, आपने मुझे इस योग्य भी नहीं समझा कि मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहते हुए देश का प्रीमियर बन जाऊं। जिस अबुल कलाम आजाद को सिर्फ जिन्ना को काउंटर करने के लिए अंग्रेजों के इशारों पर कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया था, उसे पता नहीं दाल या दूध किस चीज की मक्खी समझ करके निकाल करके फेंक दिया गया, नेहरू को बना दिया गया।
अब मैं उस व्यक्ति की आइडेंटिटी को रिवील करता हूं जिन्हें मैं दो सायों के रूप में इस वीडियो के शुरू में प्रस्तुत कर चुका हूं। दो टहलने वाले व्यक्तियों में से एक थे राम मनोहर लोहिया, समाजवादी नेता जो कांग्रेस के मेंबर थे, और दूसरा स्वयं नेहरू था, जो उस समय तक इंटरिम गवर्नमेंट में प्रीमियर बन चुका था, और गांधी जो उस समय नोआखली के उस ग्रामीण इलाके में हिंदू मुस्लिम दंगों में मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए और इंश्योर करने के लिए कि मुसलमान तो हिंदुओं को मार चुके हैं, अब हिंदू रिटेलिएट करके मुसलमानों को ना मारे, तो मुसलमानों की सुरक्षा के लिए उन इलाकों में कैंप कर रहे थे। ऐसे में राम मनोहर लोहिया काफी दिनों से वहां पर थे और नेहरू अचानक पहुंच जाता है, और जब वो नोआखली का उबड़ खाबड़ कीचड़ युक्त और एक तरह से कह लें कि वो तो पूरी तरह से डेल्टा क्षेत्र है ना, तो उस डेल्टा क्षेत्र को देख करके नेहरू नाक मुंह सिकोड़ करके कहता है कि यदि भारत को आजादी मिलती है और मैं प्राइम मिनिस्टर बनता हूं, जो लगभग तय था, वो इशारों में कहता है कि अगर मेरे अधिकार में होगा तो मैं इस क्षेत्र को भारत में नहीं रखूंगा। इसका क्या मतलब है दोस्तों? एक बार और बैक जंप करके मैं बता दूं कि ये महीना दिसंबर और क्रिसमस के दूसरे दिन 26 दिसंबर का महीना है। इसके पहले 10 जुलाई को इसी नेहरू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसकी डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, मैं जिग-जैग वे में जब दूसरी बार आऊंगा तो उसकी भूमिका भी दूंगा कि क्यों उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कन्वीन करना पड़ा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन सी बातें हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कौन कौन सी घटनाएं घटी, इस पे हम बाद में आएंगे। लेकिन बात अभी सिर्फ इतनी कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बंटवारे की बात लगभग सब लोग भूल चुके थे, और सबसे बड़ी बात है कि जिन्ना भूल चुका था, और उसका भूला भटका मन जो है वो लंबे समय तक भूला रहता है जब तक कि माउंटबेटन नहीं आ जाता, क्योंकि माउंटबेटन यहां आता ही है देश को बांटने के लिए। ट्रांसफर ऑफ पावर करना तो बहाना था, मेन टास्क था भारत का बंटवारा यानी डिवीजन यानी पार्टीशन। तो नेहरू जो जैसा माना जा रहा था, अभी पार्टीशन की कोई चर्चा नहीं है, ब्रिटिशर्स कोई बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर नेहरू को किसी ने कन्वे करके कहा था क्या कि भाई तुमको कौन सा क्षेत्र देश में रखना है और नहीं रखना है, इस बात की चर्चा तुम 26 दिसंबर 1946 को, जब ना तो माउंटबेटन भारत आया हुआ है, उस समय तक वेबल ऑलरेडी यहां का वायसरॉय है, तो फिर तुम किसके बिहाफ में और किसके लिए इस बात की चर्चा कर रहे हो भाई कि इस क्षेत्र को मैं नहीं रखूंगा? यानी डिवीजन, पार्टीशन ऑफ इंडिया नेहरू के मन में था, गांधी इस बात के लिए तैयार था, और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो गांधी सिर्फ देशवासियों को संतुष्ट करने के लिए, जैसे कई बार नेता लोग होते हैं ना, कुछ बातों को लोगों को संतुष्ट करने के लिए कहते हैं, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम आएंगे तो भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, हम आएंगे तो जितनी सड़कें टूटी हैं सब बना देंगे, कुछ इस प्रकार का ही भाषण था गांधी का कि पार्टीशन मेरे डेड बॉडी पे होगा, जो कि एक जुमलेबाजी से अधिक कुछ नहीं था। ये था नेहरू का चरित्र। 15 अगस्त एक काला दिन है, क्योंकि 15 अगस्त ट्रांसफर ऑफ पावर का दिन है, आजादी का दिन नहीं है, इंडिपेंडेंस का दिन नहीं है। भारत को ट्रांसफर ऑफ पावर दिया गया विथ डोमिनियन स्टेटस। इसका मतलब इसका सिर्फ और सिर्फ एक मतलब होता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद कम से कम अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 10 महीने, अगले 10 महीने तक कम से कम ब्रिटिश शासन के अधीन रहा था। और अगर ऐसा नहीं था तो फिर उस चिट्ठी को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे जो मार्च के महीने में, प्रोबेबली 1 मार्च को लिखी गई थी। जवाहरलाल नेहरू ने नए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में सी राजागोपालाचारी को अपॉइंट करने के लिए किंग जॉर्ज VI को एक लेटर लिखा और कहा कि योर हाइनेस, योर मोस्ट लॉयल सर्वेंट एज प्रीमियर ऑफ इंडिया, ऑन बिहाफ ऑफ योर मिनिस्टर्स, योर कैबिनेट मिनिस्टर्स, सीक द परमिशन, योर अप्रूवल एंड सैंक्शन टू अपॉइंट the second Governor General of India after the transfer of power effected on August 15, 1947। क्यों भाई? तुमको दूसरा गवर्नर जनरल अपॉइंट करना है
तो सबसे पहला पेज तो ही फंसा है कि जब 15 अगस्त को तुम आजाद हो गए तो माउंटबेटन कैसे कंटिन्यू कर रहा था एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर ट्रांसफर ऑफ पावर, और उसके बाद फिर से दूसरा अपॉइंटमेंट लेना था तो तुम अपॉइंट कर देते। ये तो सबको पता है कि सी राजा गोपालाचारी जो है वो दूसरे गवर्नर जनरल बनते हैं, लेकिन कब और कैसे, कब भी पता है, लेकिन कैसे, किसके परमिशन से, कौन उसको अपॉइंट करता है? नेहरू नहीं। सी राजा गोपालाचारी वॉज अपॉइंटेड एज द सेकेंड एंड द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश किंग जॉर्ज द सिक्स्थ। और वो कब तक यहां का किंग बना रहता है? ऑफिशियली गैजेट के रेफरेंस से, लंदन गजेट, ब्रिटिश गजेट, जो भी कह लीजिए, जून 22, इसीलिए मैंने 10 महीने कहा। अनऑफिशियली तो बहुत लंबे समय तक रहा भारत, और अगर अनऑफिशियली कहें तो अभी तक है, क्योंकि अभी तक हम 15 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि हमारे पीठ पे खंजर है, घाव है। तो अनऑफिशियली तो हम अभी तक हैं, लेकिन ऑफिशियली 22 जून 1948 को जॉर्ज द सिक्स्थ ने भारत के राजा के रूप में अपने सिंहासन को छोड़ दिया। एक गैजेट नोटिफिकेशन में कहा गया, किंग जॉर्ज द सिक्स्थ एब्डिकेट्स द थ्रोन ऑफ इंडिया ऑन 22 of June 1948। ये कैसी आजादी थी? तब अगर किसी कवि ने अगर इस गीत को गाया जिसके मूल में था विभाजन की विभीषिका, तो क्या गलत गाया? जब उसने इस गीत को गाया और कहा, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति काए, उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा, खुला पिंजरा है मगर रक्त अभी, थके पंछियों के परों में न पहुंचा। इस गीत के गीतकार ने विभाजन की विभीषिका के परिणाम स्वरूप करोड़ों घरों में जो मातम का माहौल था, उस काली सच्चाई को, उस दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य को, जहां एक ऐसा घिनौना कॉन्ट्रास्ट हमें देखने को मिलता है कि दिल्ली में चंद लोग चांदी और सोने के गुलछड़े उड़ा रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे सत्ताधीश बन करके, वहीं लाखों परिवार विभाजन की विभीषिका को सह करके, दहल करके मातम मना रहा था। तो ये कैसा सूर्य उगा था कि करोड़ों घरों में उजाला तक ना पहुंचा। पिंजड़े को खोल दिया गया इस नाम से कि हम आजाद हैं, लेकिन वो कैसा पिंजड़ा खुला कि उस पिंजड़े के भीतर के पंछी के पर जो हैं वो रक्तहीन हो चुके थे। खुला पिंजड़ा है मगर रक्त अब भी थके पंछियों के परों में ना पहुंचा। थका शब्द यहां मातम मनाने वाले अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऐसे में अगर आज कोई कहता हो कि चलो हम अगले 15 अगस्त की तैयारी करें, तो सोचने वाला प्रश्न, और अगर कोई वाकई राष्ट्रवादी है तो उसे लगेगा कि अरे मित्र क्या कह रहे हो, कि चलो एक बार फिर से तुम्हारे पीठ पे खंजर भोंकते हैं, चलो भोंक लो, इतने खंजर खाए हैं, एक और खंजर सही। मित्रों, विभाजन की विभीषिका तो सबको पता है, लेकिन 15 अगस्त ही विभाजन की विभीषिका का दिन है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 साल पहले इस बात को कम से कम ऑफिशियली स्वीकार करते हुए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में घोषित किया। लेकिन कहते हैं ना कि जब मैंने श्रृंखला की शुरुआत में यानी पहली कड़ी में कहा था कि जब कोई रोग, कोई मर्ज हमारी जीवन शैली बन जाए, हमारा एक तरह से कह लें कि वो जीवन का एक जीवन पद्धति बन जाए, तो हम उसको रोग नहीं कहते, उससे बचना नहीं चाहते। अगर कोई उसके खिलाफ भी बोलता है तो फिर हम बुरा मान जाते हैं। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को तो विभाजन विभीषिका दिवस कहा, लेकिन ठीक उसके दूसरे दिन को सेलिब्रेट करने के लिए एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो 10 सालों से लाल किले पर चले जाते रहे हैं, और आने वाले समय में भी जब प्राइम मिनिस्टर रहेंगे ही संभवतः तब भी जाएंगे। तो क्या हम इस बात की आशा कर सकते हैं कि आने वाले समय में
15 अगस्त को निरस्त किया जाएगा। कोई और एक ड्यूट हम चुन लेंगे, लेकिन 15 अगस्त को तो कम से कम निरस्त किया ही जाए और किया ही जाना चाहिए। मित्रों, मैं आज इस श्रृंखला में, जहां मैं 15 अगस्त 1947 से लौट करके गया था, 31 मई से लेकर के जून 5, 1947 तक, आज मैं बैक जंप करते हुए 3 और तिथियों को स्पर्श कर चुका हूं। दिसंबर 26, 1946, जुलाई 10, 1946 और अप्रैल 25, 1946। हम इसके आगे फिर जिग जैग सिस्टम से हम आगे बढ़ेंगे और फिर हम पहुंचेंगे जून 1947, यानी 14, 15 और 16 की तारीख। और फिर बाद में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर इस विभाजन की नींव सबसे पहले पड़ी तो कब पड़ी। आज के वीडियो में और अब तक इतना ही, अभी तक इतना ही। फिर अगली श्रृंखला में हम 15 अगस्त के काले दिन को, उन काले सायों के जो विभाजन के गुनहगार हैं, उनके संदर्भों से आगे बढ़ाएंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद मित्रों।